गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने आप लोगों को अप्रैल के महीने में क्लास 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका का एक एक पाठ पढ़ाया था। क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ दो बैलों की कथा और कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 मेरे संग की औरतें, ये दोनों पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बच्चों, आप सभी ने इन दोनों पाठों का वीडियो देख लिया होगा। मैंने पाठों के प्रश्नोत्तर भी दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ने प्रश्नोत्तरों को अपने हिंदी की कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लासा की ओर पढ़ेंगे। लासा तिब्बत की राजधानी है। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। उन्होंने सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। यात्रा वृत्तांत अर्थात यात्रा से संबंधित साहित्य में राहुल जी का स्थान सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर है। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा। अनेक स्थानों की यात्रा से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन आदि के साथ नए स्थलों की जानकारी, वहाँ की संस्कृति तथा भाषा का भी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत के अलावा वहाँ के लोगों के रहन सहन की सुंदर झांकी भी इस पाठ में प्रस्तुत की है। इनकी रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र आदि है। यह पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से संबंधित है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी। इस कारण उन्होंने यह यात्रा भिखारी के वेश में की थी। लेखक ने पाठ में तिब्बत की ओर जाने वाले कठिन रास्तों का वर्णन रोचक शैली में किया है। इस पाठ में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी भी मिलती है। अब मैं आप लोगों को पाठ का वाचन कर उसे विस्तृत रूप में समझाऊंगी। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। वह लेखक कहते हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की कोई अनुमति नहीं थी, तो नेपाल के रास्ते जो है तिब्बत जाते थे और वही एक मुख्य रास्ता था तिब्बत जाने का। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें जो है इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। सिर्फ व्यापार ही नहीं होता था इस रास्ते से, ये एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह जो है फौजी चौकियाँ यानी सैनिकों की चौकियाँ और किले भी बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी सैनिक उस किले में रहा करते थे। आजकल बहुत से
फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। लेखक कहते हैं कि आजकल जो है वहाँ बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में यानी किसी एक किले में जो है जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, एक टूटा फूटा किला था, वहाँ पर कुछ किसानों ने जो है अपना घर बसा लिया था वहाँ पर। इसलिए वो जो स्थान है जहाँ पर किसानों के घर थे वो थोड़े आबाद दिखाई देते थे, यानी वहाँ पर थोड़ा बहुत चहल पहल रहता था। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त चीनी किला मतलब एकदम टूटा फूटा जिसमें कोई भी नहीं रहता, ऐसा एक चीनी किला था। वहाँ पर जो है लेखक चाय पीने के लिए ठहरते हैं। लेखक के अनुसार तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं और कुछ आराम की भी बातें हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू अपनी झोली में से चाय सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। लेखक कहते हैं कि उस समय जो है वहाँ पर जाति पाति या छुआछूत जैसी कोई बातें नहीं होती थी। ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता था जाति पाति छुआछूत का। और वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। बहुत ही निम्न श्रेणी की यानी बहुत ही भिखमंगे के वेश में जो लोग होते हैं उनको लोग अपने घर के भीतर आने नहीं देते थे। वो इसलिए कि उनको लगता था कि ये भिखमंगे कुछ चोरी ना कर ले, तो चोरी के डर से ऐसे भिखमंगों को घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल उनके घर के भीतर तक जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल उनके लिए अनजान हो, अपरिचित हो, तो भी हम उनके घर के भीतर तक जा सकते थे, उनके रसोई घर तक जा सकते थे। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। और हमको अगर चाय पीने की इच्छा है तो हम चाय बनाने की जितनी भी सामग्री है हम उस घर के बहू या सास के हाथ में दे सकते हैं, और वो चाहे आप अपरिचित हो तो भी आपके लिए वो चाय बनाकर दे देती है। और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। वहाँ की चाय, तिब्बत की चाय अलग होती है। वहाँ की चाय में मक्खन, सोडा, नमक भी डाला जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हम वहाँ की सास या बहू, किसी भी घर के सास या बहू को दे दो तो वो हमारे लिए दूध वाली चाय के समान चाय बनाकर दे देती है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि आपका सारा मक्खन चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। लेखक कहते हैं अगर हम उनको चाय बनाने की सामग्री देते हैं और हमको ये लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी दी गई सामग्री उन्होंने पूरी तरह चाय में नहीं डाला, तो हम खुद उनके रसोई घर तक जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा दिया हुआ चाय बनाने का जो भी सामान है वो पूरा उसमें डाला जा रहा है कि नहीं, ऐसा हम देख सकते हैं उनके किचन तक जाकर। और चाय जब बन जाता है फिर उसमें नमक और मक्खन डालकर पीते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं जब परित्यक्त चीनी किला जहाँ से वो लोग चाय पी रहे थे और वहाँ से निकलने लगते हैं तो रास्ते में एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब वहाँ
जब उनके जगह में प्रवेश करते हैं तो उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं और उसकी जो चिट है हम लेखक कहते हैं हम उनको दे देते हैं उस आदमी को। शायद उसी दिन जो है हम लोग थोंगला के पहले जो है आखिरी गांव तक हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति मंगोल भिक्षु है वो, और उसका नाम सुमति था। और सुमति जो बौद्ध भिक्षु है और उसके बहुत सारे जान पहचान के आदमी वहाँ पर थे। और इसलिए लेखक कहते हैं कि उनका वेश भिखमंगे की तरह होते हुए भी उन्हें अच्छी जगह मिल जाती है। किसकी बदौलत मिलती है अच्छी जगह? सुमति की बदौलत, क्योंकि सुमति को वहाँ के सारे लोग जो है जानते थे और लेखक उनके साथ सुमति के साथ भिखमंगे के वेश में होते हुए भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे थे। भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे छोटे सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। जब लेखक सुमति के साथ भिखमंगे के वेश में थे तब उनको अच्छी जगह मिल जाती है, क्योंकि सुमति के पहचान के बहुत सारे लोग वहाँ थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब हम अच्छे भद्र वेश में थे, घोड़े पर सवार होकर आए थे, उस समय हमको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, बल्कि उनको रहने के लिए गांव का एक गरीब झोपड़े में वो ठहरे हुए थे, भद्र वेश में होते हुए भी। बहुत कुछ लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। लेखक कहते हैं भद्र वेश में होते हुए भी हमको अच्छी जगह नहीं मिली। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय वो शाम के वक्त वहाँ पहुँचे थे और शाम के वक्त लोग जो है छंग एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, उसे पीकर वो होश में अपना होशो हवास खोकर बैठे रहते हैं, इसलिए उनको अच्छी जगह नहीं मिली। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण जो है बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अब लेखक कहते हैं कि हमें सबसे विकट सबसे मुश्किल रास्ता डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में जो है सबसे खतरनाक जगह होते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण जो है उसके दोनों तरफ जो है कोई गांव हमको दिखाई नहीं देते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण जो है बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता और डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह होती है। जो डांडा जो है बहुत ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर कोई भी जो है गांव भी नहीं होते हैं और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण जो है कोई भी आदमी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाकू होते हैं क्योंकि उनके छिपने के लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है। तिब्बत में गांव में अगर खून हो जाए तो तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, गांव में खून होने पर गवाह मिल जाते हैं, इस प्रकार खूनी को सज़ा मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेकिन डांडे जैसे निर्जन जो स्थान है, यानी सुनसान जो स्थान है, वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का खून हो जाता है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता, मरे हुए व्यक्तियों की कोई परवाह नहीं करता वहाँ। और वहाँ की जो सरकार है वह भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वह इसलिए नहीं करती, वहाँ कोई पुलिस भी नहीं होती, कोई खुफिया विभाग भी नहीं होती, क्योंकि सरकार उन पर पैसा खर्च करना बेकार समझती है। क्योंकि वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को मार भी डाला जाता है तो उसके लिए कोई गवाह नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। वहाँ जितने भी डकैत रहते हैं वो किसी भी व्यक्ति को आते देखते हैं तो उसे सबसे पहले मार डालते हैं। मार डालने के बाद वो देखते हैं कि उनके पास
कुछ माल है कि नहीं, कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह जो है लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून यानी अगर किसी को कोई हथियार रखना है तो उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं, डांडे के लोग जो हैं, लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। लेखक कहते हैं यहाँ के जो भी डाकू हैं किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो पहले उसे मार डालते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम इसे मार न डालें तो उन्हें अपने ही प्राणों का खतरा हो जाता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा ऐसा कहते हुए भीख मांगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अब उन्हें बहुत ही ऊंचाई पर जाना था और लेखक कहते हैं कि पीठ पर सामान लाद कर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था और उनका अगला पड़ाव जो है 16-17 मील से कम नहीं था। लेखक को जहाँ पहुँचना था वह 16-17 मील से कम नहीं था और बहुत ही ऊंचाई पर था उस समय। मैंने सुमति से कहा यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लेखक सुमति जो उनके साथ था उनसे कहते हैं कि चलो हम 2 घोड़े कर लेते हैं और उसके ऊपर सामान भी लाद देंगे और उस पर बैठकर हम आगे चल पड़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले गए। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। डांडा जो है जहाँ पहुँचते हैं, डांडे के पास पहुँचते हैं लेखक और सुमति, वह समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर था। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। टीले के आकार का जो ऊंचा स्थान था वहाँ पर जो है पहाड़ में कोई भी बर्फ नहीं था और ना ही कोई हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ उन्हें दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। सर्वोच्च स्थान मतलब डांडा जो है जहाँ पहुँचते हैं लेखक और सुमति, तो डांडे में जो है देवता यानी भगवान का जो है स्थान था, वो जो पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल आसान थी। लेखक कहते हैं जब हम चढ़ाई पर थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उतरना जो है वहाँ पर उतराई जो था यानी उतरना बहुत ही आसान था। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल पड़े थे। उनके साथ और भी 1-2 सवार थे जो अपने अपने घोड़ों पर थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक कहते हैं कि मैं जिस घोड़े में बैठा था वो बहुत ही धीमे चल रहा था। लेखक को लग रहा था शायद चढ़ाई के कारण थकावट हुई है उसे, इसलिए ऐसा कर रहा है, और लेखक उसे मारना भी नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वह उनका घोड़ा जो है पिछड़ गया। लेखक इस कारण पीछे हो गए सुमति से और मैं द्वंकी वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। द्वंकी वक्स्तों ये एक स्पेनिश उपन्यास सार्वेतेज के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और
इस उपन्यास का नाम डॉन क्विक्सोट था, जिसका नायक है डॉन कीवक्सतो, जो घोड़े पर चलता था। लेखक कहते हैं कि मैं भी उस उपन्यास के नायक डॉन कीवक्सतो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, क्योंकि घोड़ा बहुत ही धीमे चल रहा था। जब जोर देने लगते हैं तो वह घोड़ा और भी सुस्त पड़ जाता था। लेखक एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से दो रास्ते फूट रहे थे। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा था और एक दाहिनी ओर। लेखक जो है पीछे रह जाते हैं, सुमति आगे चले जाते हैं। तो लेखक को अब रास्ते का भी ज्ञान नहीं था। लेखक बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील तक आगे चले जाते हैं। आगे एक घर पर पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। फिर वो वापस आते हैं, लौटकर दाहिने वाला रास्ता पकड़ते हैं। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब वो गांव के निकट पहुंच गए थे जहां सुमति पहुंचे हुए थे। सुमति उनका इंतजार करते हुए मिले उनको। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब वो पूरी तरह गुस्से में थे। मंगोलों का क्यों गुस्से में थे? क्योंकि लेखक बहुत देर से पहुंचे थे और वो सुमति का मुंह जो है, वैसे वो मंगोल भिक्षु लोग बहुत ही लाल रंग के होते हैं। अब गुस्सा होने पर और भी लाल हो गए थे वो। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कारण 2 टोकरी कंडे जो है फूंक डाले और चाय को 3-3 बार गर्म करके पिया, लेकिन तुम पहुंचे नहीं, इतनी देरी से पहुंचे हो तुम। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। लेखक बड़े ही नरम भाव से जो है उनको जवाब देते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मित्र, आप देख ही रहे हो कि मुझे कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो अभी क्या रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे हुए थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक कहते हैं कि लंकोर में भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है, क्योंकि यहाँ सुमति के बहुत ही अच्छे यजमान यानी पहचान के अच्छे लोग थे वहाँ पर। पहले दोनों ने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक तरह का सूप जैसा होता है जिसमें सत्तू, चावल, मूली, हड्डी, मांस ये सब मिलाकर पकाया जाता है। ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है और वो गर्मा गर्म थुक्पा वहाँ पर पीते हैं दोनों। अब इसके आगे का अनुच्छेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।